नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। वक्त हो चला है आपके फेवरेट शो यानी कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर यानी कि आपके मुख्यमंत्री का। तो सबसे पहले शुरुआत हिमाचल प्रदेश से कर लेते हैं, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश को लेकर काफी कुछ गहमा गहमी रही। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से अब राज्य में चुनावी बिगुल भी बज चुका है। राज्य की 68 सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। यहाँ आपको बता दें कि राज्य में एक ही चरण में चुनाव होगा, तो साथ ही नामांकन की आखिरी तारीख भी 25 अक्टूबर की है, जबकि 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसको लेकर सूबे के मुखिया यानी कि जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य में भाजपा फिर से जीत कर परचम लहराएगी। राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है और कई योजनाएं लागू हो चुकी हैं, जो कि हिमाचल के विकास में अहम भूमिका अदा करती है। इस फैसले का इस चुनाव की निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस फैसले का कि चुनाव की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू हो रही है, और ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। हम पूरा सहयोग करेंगे और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कैंपेन की अगर बात कहें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं, और आने वाले समय में फिर से उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, चाहे भाई अमित शाह जी की बात है, तो सब कार्यक्रम आने वाले समय में होते रहेंगे और बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। उसमें चुनाव की दृष्टि से जो निर्णय लिया गया है ये उचित निर्णय है और कोई कठिनाई नहीं आएगी हिमाचल में कम से कम। देखिए, प्रियंका जी के इस दौरे के बारे में अभी कुछ मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आज कहीं बैठक में व्यस्त था, इसलिए मैं पूरी डिटेल्स दूंगा। लेकिन हिमाचल का चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव होता है। पहाड़ी राज्य है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, मुद्दों पर बात करते हैं और मुद्दों पर अपना निर्णय करते हैं। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार में जो मौजूदा हालात थे उसमें जो बेहतरीन कार्य किया जा सकता था वो करने की कोशिश की है, और ये सामान्य परिस्थितियों का कार्यकाल नहीं रहा, इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने जो मुद्दों पर बात करने की, उन मुद्दों का हमने जवाब दिया, तो जवाब देने के बाद उन मुद्दों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। और अब के चुनाव में जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, जो मुद्दा उठाया जाएगा उसका हम जवाब देने की स्थिति में हैं, मजबूती के साथ देंगे। और निश्चित रूप से मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि हर बात का जवाब हमारे पास है। कांग्रेस के बारे में मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी है कि पूरे देश में उसका बहुत खराब वक्त चल रहा है। शायद मैं कांग्रेस के जीवन का सबसे जो खराब दौर जो है वो वर्तमान में चल रहा है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का दौर जो है वो बहुत परेशानी का दौर चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश में भी उनको सफलता नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप सुन रहे थे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को। तो आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक और भाजपा प्रदेश की तमाम प्रदेश को सौगातें दे रही है, तो वहीं कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आती है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंची, जहां पर उन्होंने पहले मां शूलिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में भी भाग लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद दिखे। तमाम कांग्रेस के दिग्गज भी उनके साथ ही मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले किसानों के कर्ज माफ किए। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने जनता से कई और वादे भी किए। माफ करेंगे। सरकार बनी 10 दिन नहीं लगा, 10 घंटा नहीं लगा, 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपया हमने माफ किया। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे,
ये उन्होंने वादा किया। आज देख लीजिए, इस साल जो धान बेचेंगे किसान वो 2640 रुपया पड़ेगा। राहुल जी तो 2500 बोले थे, आज 2640 रुपया। तो कांग्रेस कहती है वो करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू, राजस्थान में लागू, हम झारखंड में हमारी साझा सरकार है वहां लागू। तो हिमाचल में यदि आपसे कांग्रेस ने कहा है कि 10 दिन में ओपीएस लागू होगा, मतलब लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके जेब से पैसा निकालने का काम करती है। चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, डीजल की कीमत बढ़ा के, रसोई गैस की कीमत बढ़ा के आपके जेब से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। अब तो जीएसटी भी लगा दिया है। रोटी में 5%, पराठा में 18%, दही में भी जीएसटी। तो पैसा निकालने का काम वो करती है। कांग्रेस है वो किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, महिलाओं के, नौजवानों के जेब में पैसा डालने का काम करती है। आज आपसे वादा किया गया है कि महिलाओं को 1500 रुपया देंगे। आपसे वादा किया 300 यूनिट तक की बिजली बिल छूट देंगे। आपसे वादा किया है कि किसानों से 10 लीटर तक के दूध खरीदेंगे, 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे। ये काम हम लोग छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, यहां भी होगा। और भूपेश बघेल के बाद अब बारी है दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल की। इस बार दिल्ली में बड़े स्तर पर छठ पूजा के आयोजन की तैयारी हो रही है। केजरीवाल सरकार राजधानी दिल्ली में 1100 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन करेगी। आम आदमी पार्टी सरकार छठ पूजा पर तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च भी करेगी। इसके साथ ही सुरक्षा के सभी कड़े इंतजाम होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पहले दिल्ली में छठ पूजा बहुत छोटे स्तर पर मनाई जाती थी, लेकिन साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया। केजरीवाल ने कहा कि सब जगह साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा, साथ ही पीने के पानी का पूरा प्रबंध भी किया जाएगा। एम्बुलेंस, फर्स्ट एड का जो प्रबंध है वो भी किया जाएगा। साथ ही कोरोना पर बोलते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। मास्क लगाकर रखिए, हम सब के लिए जरूरी है। पूरा देश, सभी लोग हम मिलके छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, सब लोगों की स्वास्थ्य के लिए, सब लोगों की तरक्की के लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। 2 साल से हम पब्लिकली जिस तरह से बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली सरकार इंतज़ाम करती है, 2 साल से उस तरह से छठ पूजा नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना था। अपने अपने घरों में सब लोगों ने मनाई, लेकिन सामूहिक रूप से जिस तरह से हम बाहर आके और बड़े स्केल पे मनाते हैं वो नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है 2014 में, तब से लेके भव्य रूप से इस पूरे त्यौहार को मनाने का हमने सिलसिला चालू किया है। पहले छठ पूजा दिल्ली में बहुत छोटे स्तर पे मनाई जाती थी। जैसे 2014 में केवल 69 स्थानों पे छठ पूजा दिल्ली में मनाई जाती थी, जिसको दिल्ली सरकार स्पॉन्सर करती थी। 2.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती थी, 69 जगह पे मनाती थी 2014 में। इस बार 1100 स्थानों पे सामूहिक तौर पे छठ पूजा मनाई जाएगी और 1100 स्थानों के छठ पूजा मनाने का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे। इस बार हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। छठ पूजा का त्यौहार धूमधाम से बड़े स्तर के ऊपर लोग खुशी के साथ मनाएं, इसके लिए सरकार इंतजाम कर रही है। इस बार खूब सारी स्पेशल तैयारियां की हैं आप लोगों के लिए। 2 साल से आप लोग एक तरह से घर में बंद थे, कैद थे कोरोना की वजह से। इस बार खूब अच्छे से अपने परिवार के साथ मनाइएगा छठ पूजा को। एक तो सबकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी और जगह जगह चप्पे चप्पे पे आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दूसरा, हर साल की तरह टेंट,
साउंड सिस्टम, चेयर टेबल ये सब किए जाएंगे। एलईडी का इंतजाम किया जाएगा, जगह जगह खूब सारे स्क्रीन लगाए जाएंगे। बहुत जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए भी लोग जाते हैं। वैसे तो अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली है, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ अगर कहीं कोई फॉल्ट आ जाए और बिजली चली जाए लोकल लेवल पे, तो पावर बैकअप का भी हर जगह हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। पीने के पानी का हर जगह इंतज़ाम किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो जो भी कोरोना की गाइडलाइंस थी उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो सके उतना पालन ज़रूर कीजिएगा। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को क्या कुछ तोहफे में दिया है, एक बार ग्राफिक्स के जरिए जरा समझ लेते हैं। पूर्वांचलियों को केजरीवाल सरकार का तोहफा, छठ पूजा पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में 1100 जगहों पर मनाई जाएगी छठ पूजा। 1100 वो बड़ी जगह होंगी जहां पर तमाम जो पूर्वांचली होंगे 1100 जगहों पर जाके अपनी अपनी श्रद्धानुसार छठ मैया की पूजा कर सकेंगे। साथ ही दिल्ली सरकार छठ पूजा पर तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है क्योंकि 25 करोड़ रुपए 1100 छठ पूजा जो केंद्र होंगे वहां पर खर्च किया जाएगा। साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं सतलुज यमुना लिंक नहर के विवाद की, जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक बेनतीजा निकली। दोनों ही राज्यों के बीच SYL के निर्माण पर सहमति नहीं बन पाई है। बैठक के ठीक बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हमने बैठक की है, साथ ही SYL का निर्माण हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। इससे पहले भी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ बैठक की गई थी। पंजाब के साथ हम आपको यहाँ बताते चले, बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बैठक के विषय में बताया जाएगा। पानी के लिए पहले भी ट्रिब्यूनल बनाया गया था, उसके बाद 3 जजों का नया ट्रिब्यूनल बनाया गया, लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार पानी के लिए भी SYL का निर्माण जरूरी है। सतलुज यमुना लिंक नहर SYL, इस विषय पर वैसे तो बहुत वर्षों से ये पंजाब और हरियाणा के बीच में एक विवाद बना हुआ है। इस विवाद में 1981 से लेकर के और अभी तक सरकारों के बीच में भी बातचीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट में विषय गया है, ट्रिब्यूनल और कमीशंस ये भी इस पर बैठे हैं। अब अंतिम चरण में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक जो वर्डिक्ट दिया गया था कि SYL बननी है, हरियाणा के हित में ये फैसला दिया गया था, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक सुनवाई जो चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अवसर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपस में बैठ करके और इसके एग्जीक्यूशन का कोई रास्ता निकालें, और इसके लिए 4 महीने का समय दिया गया है। जनवरी 23 में अगली तारीख है। इस संदर्भ में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो हम लोगों ने पंजाब के मुख्यमंत्री को उस समय पत्र लेकर के एक मीटिंग करने की बात कही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी और हम दोनों मुख्यमंत्री तीनों की एक बैठक हुई थी, लेकिन उस कंटिन्यूएशन में कोविड के कारण से अगली बैठकें नहीं हो पाई। 6 सितंबर को जो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 महीने के अंदर अंदर बैठक करके और कोई फैसला किया जाए या कोई रास्ता निकाला जाए, उसका कोई अल्टरनेटिव भी है तो भी ढूंढा जाए। उसी संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ आज हमारी बैठक थी, लेकिन उस बैठक में कोई इस प्रकार का विषय सहमति का तो नहीं बन पाया है कि SYL बनाने के लिए कोई रास्ता पंजाब हमको सुझाए या हमारे सुझाव पर पंजाब उसको सिरे चढ़ाए। चूँकि उन लोगों का मत पानी के बंटवारे का ये पहले रखने का था, हमारा मत क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है अपना SYL बनाने का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर ही बातचीत की जाए, इस पर उनकी सहमति नहीं थी। तो अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को कहने के लिए हमको भी अपना कहना है कि आपस में मुख्यमंत्रियों की बातचीत में इस प्रकार का कोई विषय सहमति नहीं बन पाई है। अब हम ये रिपोर्ट केंद्रीय वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर श्री गजेंद्र शेखावत जी को
हम उनको बताएंगे। और अब बारी अगले मुख्यमंत्री की बात होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। हम आपको बता दें, कुछ जिलों से खाद की कमी की शिकायतें आ रही थी मुख्यमंत्री के पास। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर समीक्षा बैठक बुला ली और साथ ही अधिकारियों से खाद के भंडारण के वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के बाद कहा कि प्रदेश में पर्याप्त खाद है। ऐसे में अधिकारी उन किसानों से संवाद स्थापित करें जो खाद नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश का खाद आपूर्ति में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग कर रहा है और साथ ही प्रदेश को उर्वरक की आपूर्ति बिना बाधा होती रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश में हो रही असमय बारिश से फसलों को हो रहे नुकसान का सर्वे भी कराया जाएगा। किसानों को फसल बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। आप सब अब रबी की बोनी की तैयारियों में लगे होंगे। रबी की बोनी के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, खाद की कोई कमी नहीं है। यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके कॉम्प्लेक्स और एसएसपी, सभी तरह का खाद हमारे पास उपलब्ध है और इसलिए अफवाह पे ध्यान मत देना। जितनी जरूरत हो उतना खाद आप उठाना। मैं खाद की आपूर्ति की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। हम खाद की कमी किसी भी हालत में आपको आने नहीं देंगे। अगर कोई गड़बड़ करे, ज्यादा पैसे में खाद दे, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक टेलीफोन नंबर आपको दे रहा हूं। आपको दिक्कत हो या कोई गड़बड़ कहीं से आए की खबर आए तो आप 07 55 267 8403 इस पर जरूर सूचना देना। सूचना देते ही आपकी परेशानी भी हम दूर करेंगे और अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खाद समय पर पूरी उपलब्ध कराना ये हमारी ड्यूटी है और भारत सरकार का निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। वर्षा के कारण, असमय वृष्टि के कारण कई जगह खरीफ की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मैं किसान की तकलीफ और कष्ट जानता हूं। आने के पहले अगर फसल खराब होती है तो केवल फसल खराब नहीं होती, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। और देश भर में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ से गोरखपुर समेत कई जगहों पर तांडव मचा हुआ है, जिसके बाद से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजाना बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पहले हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद बाढ़ग्रस्त इलाकों का औचक निरीक्षण भी किया। बाद में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर खुद अपने हाथों से राहत सामग्री भी बांटे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर के सदर और साथ ही शहनवाज गए और साथ ही हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच राशन किट का वितरण भी किया है। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24x चैनल, जो कि आपका चैनल है और यहाँ खबरें छूटती नहीं हैं। जरूर देखिए।